देखिए, भगवान आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको सक्सेस दे, उससे पहले आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप उस काम के लिए जो है वो हम्बल हैं, एनफ हम्बल हैं कि आप उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस बहुत बड़े पजल को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो सक्सेस से पहले ना आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप इस चीज़ के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, आप इस चीज़ के लिए जो है वो एनफ हम्बल हैं कि आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे। जब आपको अपने अंदर से ये आवाज़ आएगी ना कि आप अब एलिजिबल हो चुके हैं, तब गॉड डेफिनेटली आपको सक्सेस जो है वो दे देगा। तो भगवान का आपके ऊपर ट्रस्ट हो, उससे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन अपनी। बोलते हैं, इन विच ईयर कैपिटल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। तो पंजाब का हेडक्वार्टर कैपिटल इसकी पहले जो था वो शिमला में होती थी, उसको शिमला से जो था वो चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किया गया था। चंडीगढ़ कब ट्रांसफ़र इसको किया गया था? तो ये 1953 की बात है जब इसको ट्रांसफ़र किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश जो था वो 1948 में जो था वो बन गया था, परंतु पूरी तरह से जो प्रेजेंट टाइम का हिमाचल हम देखते हैं ना, वो 1948 में नहीं था। उस टाइम कुछ एक रियासतें हिमाचल में मिली थी, कुछ एक रियासतें नहीं भी मिली थी, कुछ पंजाब हिल स्टेट्स के तहत आती थी, कुछ अभी तक अलग ही थी, जैसे बिलासपुर हो गया वो अलग ही थी, जो बाद में चलकर जो है एक ज़िले के रूप में बनता है। तो 1954 में ये होता है कि बिलासपुर जो है वो हिमाचल में मिल जाता है। उससे पहले 1952 में हिमाचल में इलेक्शन भी होते हैं, नई सरकार जो है वो बनती है। 1953 में इसका हेडक्वार्टर जो है, जो पंजाब का एक ऑफिशियली कैपिटल यहाँ पर होती थी, कैपिटल सिटी शिमला में होती थी, उसको जो है वो चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया जाता है। और चंडीगढ़ जब इसको शिफ्ट किया जाता है ना, तो उस टाइम प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद हुआ करते, जिनके द्वारा चंडीगढ़ को ऑफिशियली जो है फॉर्मली आप कहेंगे इनॉग्रेट जो था वो कर दिया गया। 7 अक्टूबर 1953 की ये बात है। और आपने ध्यान रखना है कि 1956 में उसके बाद चलकर हिमाचल प्रदेश को जो है वो यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, एंड तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहता है। एंड से मेरा मतलब है 1971 तक। 1971 में जो है वो क्या होता है, 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। परंतु पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले भी एक लंबी लड़ाई जो है वो उसके लिए होती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा इतने ईजिली नहीं मिला था हिमाचल को। उससे पहले क्या लड़ाई यहाँ पर चली थी? उससे पहले जो था जनवरी 1968 की बात है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है वो एकमत होकर जो है सर्वसहमति से जो है एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हिमाचल को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा। और फिर 1970 में 2 सालों के बाद जो है वो क्या होता है, इंडियन पार्लियामेंट में जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है। तो दिसंबर 1970 की बात है जब ये किया जाता है। फिर 1971 में ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया जाता है। उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो था वो हुआ करती थी। आगे बोलते हैं, बैटल ऑफ ढलोग फाउंड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि बैटल ऑफ ढलोग जो ये हुई थी ना, ढलोग की लड़ाई जो हुई थी, ये कौन से ईयर में जो था वो लड़ी गई थी? तो देखो, बैटल ऑफ ढलोग की अगर हम बात करते हैं ना, किसके बीच में लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी, ये सारा पता होना चाहिए। ये 1623 में हुई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। चलो ठीक है, 1623 में हुई थी, 1623 में हुई थी। किस के बीच में हुई थी ये एक तो चंबा के राजा के बीच में हुई थी। चंबा के राजा की अकेले तो नहीं हुई होगी ना, अपोजिशन में भी कोई होगा। अपोजिशन में कौन था? अपोजिशन में जो था वो जगत सिंह थे, जो कि नूरपुर के राजा थे। इनके साथ जो था वो हुई थी। क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम जो था वो इसके रहे थे, निकल कर जो आए थे यहाँ पर? देखो, इस टाइम चंबा के राजा जो थे वो राजा जनार्दन हुआ करते थे। तो राजा जनार्दन को धोखे से जो था वो यहाँ पर मार दिया गया था। और उस टाइम जो यहाँ पर एक नर्स हुआ करती थी जिनका नाम था बातलू जो है वो क्या करती है, बातलू उस टाइम राजा पृथ्वी सिंह जो थे ना, पृथ्वी सिंह, इनको जो था, इनको राजा जगत सिंह की नज़रों से बचा कर जो था ये ले गई थी यहाँ से। बातलू ने जो था वो काफ़ी अहम रोल यहाँ पर निभाया था। और ले जाकर जो था वो इनको क्या किया था, मंडी रियासत में जो था वो रखा था जाकर। मंडी रियासत के राजा हरि सेन जो था वो हुआ करते थे। जब पृथ्वी सिंह थोड़े बड़े हो गए तो युवा होने के बाद जो था ये एक अच्छे मौके की तलाश में थे कि कब इनको मौका मिले और ये सिंहासन जो है वो अपनी ओर खींच लें। तो 1641 में जगत सिंह तथा उसका पुत्र था राजरूप, उसने मुगल बादशाह शाहजहां के विरुद्ध जो था वो एक विद्रोह कर दिया था। तो इसी मौके का इन्होंने फ़ायदा उठाया और इन्होंने जो था वो फिर बाद में चलकर अपना जो राज्य था, अपना जो राजपाट था वो वापस इन्होंने ले लिया था। और फिर काफ़ी काम जो था वो इन्होंने कराया, काफ़ी काम इनके कार्यकाल के दौरान माना जाता है कि हुआ था।
अच्छा, एक दो क्वेश्चन और जान लीजिए। चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जो अकबर के समकालीन थे? तो चंबा के राजा प्रताप सिंह थे जो अकबर के समकालीन थे। चंबा के कौन से राजा थे जिनको औरंगजेब के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जितने भी मंदिर हैं तुम्हारी रियासत में उन सभी मंदिरों को जो है वो गिरा दिया जाए? तो 1678 में औरंगजेब ने चंबा के राजा चतर सिंह को ये आदेश दिया था। इन्होंने मानने से इनकार जो था वो कर दिया था। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज रूलर ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट व्हेन मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया? तो बोलते हैं कि उस टाइम चंबा का शासक कौन था जब मोहम्मद गौरी ने जो था वो अटैक किया था इंडिया के ऊपर। अब इंडिया के ऊपर अटैक किया, इस तरह के क्वेश्चन बड़े एक्सपेक्टेड होते हैं कि एग्जाम में पूछ लिए जाए। इंडिया के ऊपर अटैक किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा और उस टाइम चंबा का राजा विजय वर्मन जो था वो हुआ करते थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। राजा विजय वर्मन होते थे, परंतु कौन से ईयर की बात है जब मोहम्मद गौरी ने जो था वो आक्रमण किया था? ये बात है 1191 की। 1191 ईस्वी की ये बात है जब जो था वो इस तरह से किया गया था। अगर माना जाए तो विजय वर्मन जो है वो बड़े ही वीर योद्धा जो है वो माने गए हैं अपने कार्यकाल के दौरान, और इनके कार्यकाल के दौरान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन जो है वो निकल कर आता है। इसके बाद जो था वो हमें गणेश वर्मन भी जो है वो काफ़ी टाइमों के बाद 1512 में जो है राजा वहाँ के देखने को मिलते हैं। गणेश वर्मन जो था वो इन्होंने चंबा की जो वंशावली है उसमें एक काम किया। इन्होंने चंबा राजाओं के इतिहास में इन्होंने वर्मन के स्थान पर जो था वो सिंह शब्द जो था वो पहली बार जो था वो इस्तेमाल किया था। ये आपने ध्यान रखना है। और राजा विजय वर्मन जो थे इनसे पहले भी एक राजा हुए जिनका नाम ललित वर्मन था। ललित वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो था 2 शिलालेख मिले थे। इनमें से एक तो देवीरी कोठी शिलालेख है और ये शिलालेख इंपॉर्टेंट माना जाता है। पूछा जा सकता है कि किसके कार्यकाल के दौरान ये देवीरी कोठी शिलालेख मिला था और कहाँ पर मिला था? तो ये राजा ललित वर्मन के कार्यकाल के दौरान मिला था, चंबा रियासत में जो था ये मिला था। और उससे पहले की ही भी अगर हम बात करते हैं तो चंबा में और भी राजा हुए, जैसे कि चंबा में राजा साहिल वर्मन हुए जिनके द्वारा चंबा शहर की स्थापना करवाई गई। और राजा साहिल वर्मन का कार्यकाल जो है वो काफ़ी समृद्ध जो है वो माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार जो हैं इनके जो कलहन जिनका नाम है, जिन्होंने राजतरंगिनी किताब लिखी है, उन्होंने भी जो है वो यहाँ पर चंपापुरी नाम कर जो है वो चंबा को संबोधित जो है वो किया है। और चंबा के राजा मेरू वर्मन भी हुए। मेरू वर्मन के द्वारा मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर जो था वो बनवाए गए। तो इस तरह से जो था वो सारा सिनेरियो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इनहेबिटिंग हिमालयन टेरिटरी गेव नेम टू काशागर एंड कश्मीर? तो बोलते हैं कि हिमालय क्षेत्र में रहने वाली निम्नलिखित में से किस जनजाति ने खसगर और कश्मीर को नाम दिया था? तो देखो, खसगर और कश्मीर नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये खशास के द्वारा दिया गया था, खसों के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक तो इंडिविजुअली इस तरह से पूछा जा सकता है, घुमा फिराकर स्टेटमेंट में भी जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि हिमालय क्षेत्र में रहने वाले जो खस थे इनके द्वारा जो था ये जनजाति थी, इन्होंने खसगर और कश्मीर को जो था वो नाम दिया था। अगर हम खस जो ट्राइब है इसकी बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में ये शिमला, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और इनके बीच में जो ड्रेसेस प्रचलित है ना उसमें तो एक तो छुब्बा आ जाता है जो कि एक लॉन्ग ड्रेस जो है वो लॉन्ग कोट जो है वो माना जाता है छुब्बा। और यहीं पर एक गाछी भी आ जाता है। अगर हम गाछी की बात करते हैं तो गाछी जो है ये एक वेस्ट में स्ट्रिंग होती है। और ढोरू आ जाता है। ढोरू जो है वो वार्म एक साड़ी होती है। और मैरिज के टाइप करें तो इनके बीच में प्राइनो एक मैरिज का टाइप है, लव मैरिज इसको कहते हैं। बियाह भी इनके बीच में मैरिज का टाइप होता है। गदर भी इनके बीच में मैरिज का टाइप होता है। खस जो है, खस का एक खुंड जो है वो वारियर ग्रुप है इनका। आपने ध्यान रखना है, इसको 2 सब ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक साठा है, एक पाशा है। साठा जो है वो कौरवों का ग्रुप माना जाता है और पाशा जो है वो पांडवों का ग्रुप जो है वो माना जाता है। तो ये पूरा सिनेरियो जो है वो खसों का रहता है, इस तरह से इनका है। और बाकी तो हमने जान ही लिया जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर फैले हैं, इनके बीच में मैरिज के टाइप, ड्रेसेस के टाइप। तो इतना काफ़ी है जानने के लिए। यहाँ से अगर ये भी याद रह जाए ठीक है कि शिमला, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर में ये फैले हुए हैं। बियाह, प्राइनो, गदर इनके बीच में मैरिज के टाइप हैं। गाछी, छुबा, ढोरू, थिप्पू इनके बीच में जो है वो इनके ड्रेसेस हैं एक तरह से। और खुंड इनका वारियर ग्रुप है जो कि 2 सब ग्रुप में बांटा हुआ है। एक तो सब ग्रुप आ जाता है साठा जो कि कौरवों का ग्रुप माना जाता है और दूसरा पाशा आ जाता है जो कि पांडवों का ग्रुप जो है वो माना जाता है। साठा पाशा आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर कुठ कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में बोलते हैं कि कुठ की खेती जो था वो कब स्टार्ट की गई थी। कुठ एक हर्ब है, एक बूटी, जड़ी बूटी आप कह देंगे। तो इसकी खेती जो था वो कब की गई थी? इसकी खेती 1925 में जो था वो स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चलो जी ठीक है कि 1925 में जो था वो स्टार्ट की गई थी। और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं लाहौल स्पीति के बारे में। एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में ना बनता ही है लाहौल स्पीति के बारे में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर। तो एक तो आपने कुठ की कल्टीवेशन जान ली। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट जो जैसे कि कंस्ट्रक्शंस हुई, जैसे कि 1869 में यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस जो था वो खोला गया। पोस्ट ऑफिस जो था वो लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर केलोंग में जो था वो खोला गया, वो आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि केलोंग के बाद काजा में भी जो था वो एक पोस्ट ऑफिस खोला गया। काजा में 1939 में एक पोस्ट ऑफिस खोला गया। स्पीति के काजा में स्कूल भी खोला गया। स्कूल जो था वो यहाँ पर 1932 में जो था वो खोला गया। और उसके आपने ध्यान रखना है कि जो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है यहाँ पर भी एक स्कूल खोला गया। 1861 में यहाँ पर स्कूल खोला गया था। ये आपने ध्यान रखना है कि केलोंग में 1861 में स्कूल खोला गया था। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है इसके अलावा कि कुल्लू नहीं, लाहौल स्पीति में आलू का अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में नीदरलैंड को पीछे छोड़कर जो था ये जो लाहौल है ना ये आगे निकल गया है यहाँ पर। ये आप यहाँ पर जोड़ें इसको, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ के फेयर फेस्टिवल तो आपको पता ही है कि कौन कौन से। अभी तो हमने यहाँ का एक इकॉनमिक बेसिस पर हमने इसको जाना, कुठ की कल्टीवेशन हो गई, बाकी चीज़ें आलू के बारे में नीदरलैंड को इसने पीछे छोड़ दी है। और छोटी छोटी बातें यहाँ पर कौन से ईयर में पोस्ट ऑफिस किस तरह से क्या क्या खोला गया वो हमने सारा जान लिया। अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारी मोनेस्ट्रीज आ जाती हैं। जैसे कि कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज आ जाती हैं यहाँ पर की मोनेस्ट्री आ जाती है, धांकर गोम्पा यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ताबो मोनेस्ट्री जो है वो आ जाती है, और गुरु घंटाल मोनेस्ट्री आ जाती है, गैमूर मोनेस्ट्री आ जाती है, शाशूर मोनेस्ट्री जो है वो यहाँ पर आ जाती है। लाहौल स्पीति में जो है वो चंद्रा और भागा दो नदियाँ बहती हैं। जहाँ पर ये नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं उस स्थान को जो है तांडी स्थान जो है वो कहते हैं। तो तांडी भी इंपॉर्टेंट स्थान है, वो भी आपने ध्यान रखना है। चलिए जी हो गया, इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास लोकेटेड बिटवीन इनर एंड आउटर सिराज इन कुल्लू। तो बोलते हैं कि इनर और आउटर सिराज ऑफ कुल्लू, यहाँ पर इन कौन सा दर्रा जो है वो स्थित है। या एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आंतरिक और बाहरी सिराज को जोड़ता है ना वो कौन सा दर्रा है। तो दर्रों के बारे में मैं हर बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि दर्रे एग्जाम में पूछ लिए जाए। और बड़ी बात कि पूछे जाएं तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करने देंगे आपको कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन किसी भी हाल में कैसे भी करके सही होना चाहिए। देखो जी ध्यान रखें कि जलोरी दर्रा जो है वो 3135 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। जलोरी दर्रा जो है वो इनर आउटर सिराज को जोड़ता है। 3135 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। और कुल्लू में जो है एक तरह से आउटर इनर सिराज को ये जोड़ता है। और भी हमारे पास दर्रे दिए गए हैं, जैसे कि तेंती पास जो है वो दिया गया है। तो तेंती पास भी जो है वो इम्पोर्टेंट पास है। ये पास जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। ये पास 3600 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। कितना आपने ध्यान रखना है, 3600 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। 3600 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। और किसको किसके साथ जोड़ता है या फिर कहाँ पर ये स्थित है, तो ये कुल्लू में जो है वो स्थित है एग्जैक्टली। ये आपने ध्यान रखना है। बलेनी पास हमारे पास दिया गया है। बलेनी पास जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये किसको किसके साथ जो है ये जोड़ता है। तो बलेनी दर्रा जो है वो 3730 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। 3730 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। और बलेनी दर्रा जो है वो कांगड़ा चंबा को जो है वो आपस में जोड़ता है। ये आप ध्यान रखें, कांगड़ा चंबा को आपस में ये जोड़ता है। तो ये आपने दर्रों के बारे में जान लिया। सिर्फ हम 4 दर्रे यहाँ से पढ़ते हैं जो ऑप्शन में हमारे पास दिए गए हैं। और भी हमने दर्रे से पहले बहुत रिवाइज कर रखे हैं। मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि क्वेश्चंस को रिलेट किया जाए एक दूसरे के साथ। जैसे हमने चंबा के अभी 2 क्वेश्चन पढ़े, ये दोनों क्वेश्चंस आपको नहीं भूल सकते आप, क्योंकि एक वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ चंबा के ही 2 क्वेश्चन पढ़े और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पासिस पढ़ लिए, हमने 4 पासिस एक साथ पढ़े, 4 दर्रे एक साथ पढ़े। अब एग्जाम में अगर ये दर्रे पूछे जाते हैं तो ठीक है, तब आप सही आंसर कर देंगे। मान लो एग्जाम में ये दर्रे नहीं पूछे जाते, कोई और दर्रा पूछा जाता है, तो ये दर्रे अगर ऑप्शन में होंगे तो आप उनको एलिमिनेट कर देंगे कि ये तो हमने अच्छे से पढ़े हैं, ये तो है ही नहीं सही। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको हेल्प मिलती है। बस यही स्ट्रेटजी मैं चाहता हूँ कि इसी स्ट्रेटजी के साथ जो है वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो।
है ना, ऑप्शन एलिमिनेट हो, कैसे भी करके जो है वो नेगेटिव मार्किंग को आप फाइट करके आगे निकल जाएं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग राइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ एन ऑफ शॉर्ट ऑफ द ग्रेट और मेन हिमालयन रेंज टू द साउथ ईस्ट ऑफ कुल्लू। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कुल्लू के दक्षिण पूर्व में विशाल या मुख्य हिमालय श्रृंखला की एक शाखा के आधार से उगता है। तो यहाँ पर हमारे पास नदियाँ दी गई हैं या फिर नदियों की सहायक नदियाँ दी गई हैं। बताना है कि इनमें से कौन सी ऑफ शॉर्ट ऐसी है जो मेन हिमालय रेंज है जिसके साउथ ईस्ट ऑफ कुल्लू से जो है वो जो निकलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर एक हमारे पास तीर्थन नदी जो है वो आती है। कौन सी नदी आती है? तीर्थन आती है हमारे पास, ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी ये हो गया। ये जो है ये मेन हिमालय की जो रेंज है, साउथ ईस्ट रेंज ऑफ कुल्लू, वहाँ से जो है ये निकलती है। ये किसकी सहायक नदी है? फिर तो ये ब्यास की जो है वो सहायक नदी है। ये ब्यास की एक सहायक नदी है। निकलती कहाँ से है वो आपको पता चल गया। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, और ये लार्जी केस में भी ब्यास में जाकर कहीं पर मिल जाती है, परंतु ब्यास की और भी तो इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं। ब्यास की सहायक नदियों में जो है वो कौन कौन सी आती हैं? बनेर ब्यास की सहायक नदी है। बनेर के अलावा जो है वो सुकेती भी ब्यास की सहायक नदी है। सुकेती के अलावा मानूनी भी ब्यास की सहायक नदी है। मानूनी के अलावा जो है वो ब्यास की सहायक नदियों में जो है वो बाणगंगा आ जाता है, चक्की आ जाता है, गज, हारला, लूणी आ जाता है। यहाँ पर पार्वती इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। सैंज भी एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। ब्यास नदी ना, वैसे ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो निकलती है। तो रोहतांग दर्रा 13,050 फीट पर जो है वो स्थित है, या फिर 4,350 मीटर भी आप कह सकते हैं। इतने एल्टीट्यूड पर ये स्थित है जहाँ से ये निकलती है ब्यास नदी आपकी, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को होकर, शहरों को होकर जो है ये गुजरती है। फिर कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, नदौन हमीरपुर में जो पड़ता है वहाँ पर भी ये टच करती है, कांगड़ा को भी ये टच करती हुई जाती है। तो ये आपने धारा ध्यान रखना है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया विजिटेड सिरमौर। तो बोलते हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने किस वर्ष सिरमौर का दौरा किया था, किस समय इन्होंने सिरमौर की यात्रा जो था वो की थी। अच्छा, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ये देखो बहुत ही अच्छे राइटर थे और गांधीवाद के एक बहुत ही बड़े विचारक थे। गांधीवाद को लेकर बड़ा ही प्रचार प्रसार करते थे और कांग्रेस के जो है वो अध्यक्ष भी रह चुके थे। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश भी जो है वो रह चुके हैं। तो ये तो इनके बारे में आपको पता चल गया। परंतु आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि इन्होंने सिरमौर कब विजिट किया था। तो सिरमौर इनके द्वारा कब विजिट किया गया था? 1945 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1945 में जो है ये सिरमौर विजिट करते हैं। अच्छा, विजिट जब जो हमारा हिमाचल है इसके अलग अलग स्टेशन जो था वो 1948 से पहले विजिट किए गए किसी भी इम्पोर्टेंट लीडर के द्वारा, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए क्योंकि हमारे एग्जाम में वो पूछे जाने लगे। जैसे कि 1921 से ही शुरुआत होगी। इस दौरान जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो था वो विजिट किया गया था। महात्मा गांधी जब 1921 में आए थे तो वो शांति कुटीर में आकर जो था वो रुके थे। शांति कुटीर समरहिल में जो है वो एक बिल्डिंग है जहाँ पर आकर ये रुके थे। और इसी दौरान जो था वो इनके साथ जो था वो इनकी पत्नी भी आई थी जिनका नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके साथ मदन मोहन मालवीय भी जो था वो आए थे। इन्होंने यहाँ पर आकर वाइसराय लॉर्ड रीडिंग जो थे वो इनके साथ आकर इन्होंने मुलाकात भी जो था वो की थी। 1931 में भी जो है वो जिस तरह वाइसराय जो था वो लॉर्ड विलिंगडन हुआ करते थे, इनके साथ मिलने के लिए जो था वो ये यहाँ पर आए थे। तो 1931 भी आपने ध्यान रखना। 1931 में ये अलग अलग टाइम जो था वो यहाँ पर आए। मई महीने में 1931 में आए, जुलाई महीने में भी ये यहाँ पर आए, जुलाई के बाद अगस्त महीने में भी जो था ये आए थे यहाँ पर इनके साथ मिलने के लिए। तो ये भी आपने इनके बारे में ध्यान रखना है। तो इस तरह से अलग अलग विजिट रहे जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या है। बोलते हैं चुल्ली ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैरनल्स ऑफ वाइल्ड एप्रिकॉट विच ग्रोज एक्सटेंसिवली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ। तो बोलते हैं कि चुल्ली का तेल जंगली खुबानी की गुठली से जो है वो निकाला जाता है, जो कि अधिकांश भागों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। कहाँ पर ये बड़े पैमाने पर जो है वो उगाया जाता है? चुल्ली ऑयल जो है ये इंपॉर्टेंट ऑयल है और ये बड़े पैमाने पर जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसको GI टैग जो है वो मिल चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिल चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे पास और भी ऐसे GI टैग हैं, जैसे कि हमारे पास जो काला जीरा हो गया, काला जीरा जो है इसको भी GI टैग जो था वो चुल्ली ऑयल के साथ ही जो था मिला था। और आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि
काला जीरा भी जो है वो लाहौल स्पीति किन्नौर में जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और आप साथ में ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल स्पीति के जो हैंड से निटेड वुलन जो सॉक्स होती हैं, ग्लव्स होते हैं, उनको भी जो है वो जीआई टैग कुछ टाइम पहले ही जो था वो मिला था हिमाचल की। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि चंबा की चप्पल हो गई, उसको भी जो था वो जीआई टैग दिया गया इस दौरान। और हिमाचल प्रदेश में आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किस तरह से ये जीआई टैग के लिए डिमांड करता है। देखो जो हमारा हिमाचल है ना, वो क्या करेगा, उसने एक एजेंसी बना रखी है हिमस्कॉट करके। अब हिमस्कॉट करके इसने एक एजेंसी जो है वो बना रखी है। पहले हिमस्कॉट का पूरा नाम आप देख लीजिए। हिमस्कॉस्ट जो है इसको इस तरह से लिखेंगे। इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये हिमस्कॉस्ट इसने बना रखी है। और इसका क्या करते हैं, ये एक जॉइंटली एक एप्लीकेशन जो है वो सेंड करते हैं, जो जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन सेंड करेंगे कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो हैं जो इंडिजीनियसली जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं और ये हमारी बड़ी फेमस है। तो फिर वहाँ पर इसके ऊपर विचार किया जाता है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 है ना, उसके तहत जो है वो चीज़ों को मंजूरी जो है वो मिल जाती है। तो ये आपने ज़रूर यहाँ से इस तरह से देखना है कि किस तरह से जो है वो पूरी बात है। हिमाचल का कुल्लू सॉल, कांगड़ा चाय, चंबा का रुमाल, किन्नौर और कांगड़ा की पेंटिंग हो गई, इन चीज़ों को जो है वो जीआई टैग ऑलरेडी जो है वो मिल चुका है। तो हिमस्कॉस्ट करके, इसका पूरा नाम तो आपने जान लिया ना कि किस तरह से है हिमस्कॉस्ट का। एक बार फिर से सुन लीजिए, हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और इस तरह से ये जीआई टैग की मांग करता है। ये वही लिखा गया है हमारे पास, चुल्ली ऑयल के बारे में ही हमने जान लिया है ऑलरेडी। आगे बोलते हैं, मेजर बसदेव सिंह मनकोटिया बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये मेजर मनकोटिया और कहाँ पर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट दिया था और कहाँ से ये संबंध रखते हैं, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इनको अवार्ड मिल चुका है। इनको जो है वो महावीर चक्र अवार्ड जो है वो मिल चुका है। हिमाचल में गिने चुने लोगों को ही महावीर चक्र अवार्ड मिला है, उनमें से ये भी एक हैं। और मेजर बसदेव सिंह मनकोटिया जो है ये कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था ना, 1971 में, तब इन्होंने अपना अहम योगदान जो था वो दिया था, जिसके लिए इनको इनकी वीरता के लिए जो है ये अवार्ड मिल चुका है। तो महावीर चक्र अवार्ड मिल चुका है। सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो होता है वो होता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र किस किस को मिल चुका है, वो मेजर सोमनाथ शर्मा जो कांगड़ा से संबंध रखते हैं उनको मिल चुका है। कैप्टन विक्रम बत्रा जो कांगड़ा से संबंध रखते हैं उनको मिल चुका है। राइफलमैन संजय कुमार जो बिलासपुर से संबंध रखते हैं उनको मिल चुका है। और मेजर धन सिंह थापा को जो है वो मिल चुका है, जो शिमला से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं और कौन सा अवार्ड मिला है वो भी इम्पोर्टेंट हो गया। महावीर चक्र विजेता हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट नाम है। वैसे तो लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, परंतु मैं 2-3 नाम आपको बता देता हूँ। पहला नाम आपने बसदेव सिंह मनकोटिया जान लिया, ये जो था वो कांगड़ा से संबंध रखते हैं। एक लेफ्टिनेंट कर्नल है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है ठाकुर पृथ्वीचंद। ठाकुर पृथ्वीचंद जो है वो कुल्लू के हैं, इनको ये अवार्ड मिल चुका है। और एक है लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा, ये जो है वो धर्मशाला से हैं, इनको भी जो है वो अवार्ड मिल चुका है। और लेफ्टिनेंट कर्नल हैं एक जिनका नाम कमान सिंह है, कमान सिंह को भी जो है ये अवार्ड मिल चुका है, महावीर चक्र अवार्ड। और ये कांगड़ा से जो है वो संबंध रखते हैं। इन्होंने जो जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया ठाकुर पृथ्वीचंद जो कि कुल्लू के हैं, इन्होंने जो था वो जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1947 में उसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। और लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा हैं, इन्होंने भी जो था वो इंडिया पाकिस्तान 1947 के वॉर में कंट्रीब्यूशन दिया था। और कमान सिंह ने भी जो था वो 1947 के इंडो पाक युद्ध में जो था वो अपना योगदान दिया था। और ये जो हमने मेजर बसदेव पढ़े, इन्होंने 1971 में जो था वो अपना योगदान जो था वो दिया था। तो इनका योगदान हमने जान लिया, कहाँ से ये संबंध रखते हैं वो हमने जान लिया। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, इसको पहले देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको कुछ। बोलते हैं द खम्पाज हैव अ ट्रेडिशनल काउंसिल कॉल्ड सूजम चुंगी विच इज़ लेड बाय। तो बोलते हैं खम्बाओं की एक पारंपरिक परिषद होती है जिसे सूजम चुंगी भी कहते हैं, इसका नेतृत्व कौन करते हैं। तो इसका नेतृत्व कौन करते हैं ना, ये आपने पहले कमेंट करके जो है वो बताना है कि इसका नेतृत्व कौन करते हैं। और ये लास्ट एडिशन में हमने डिस्कस किया था मिशन एलाइड की ही, और इस लास्ट एडिशन का मैंने PDF आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा।
अभी हम बीच बीच में क्विज़ जो है वो टेलीग्राम पर नहीं डाल पा रहे हैं किसी कारणवश, तो मैं PDF सेंड करना जो है वो प्रेफर करूँगा अब आपको कभी कभी बीच में जब क्वेश्चंस नहीं डाल पाए, ताकि वहाँ से आप रिवाइज़ कर पाएँ। रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपका, वीडियो में तो होता ही होता है, परंतु PDF से भी हो जाए तब आपकी और भी GK स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।